मैं 20 साल की खूबसूरत लड़की, पापा की मौत के बाद ठेला पे फल बेचा करती थी। एक 25 साल का नौजवान लड़का हर रोज मेरी दुकान पर आता और मुझसे एक संतरा खरीद कर ले जाता। लेकिन जब संतरे का मौसम खत्म हो गया तो वह मेरे पास आया और मुझे बहुत ज्यादा पैसे दिए और कहा कि कहीं से भी 300 संतरा लाकर मुझे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे हैरत हुई तो मैंने उसका पीछा किया और उसका राज जानकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम सुमन है। मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरे पापा फल बेचते थे। मेरा एक भाई भी है जो शादी के बाद अलग रहने लगा। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे पापा की मौत हो गई। हम पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। पापा की कमाई से ही हमारा घर खर्च चलता था और मेरी माँ 2 घरों में काम करती थी। उससे कुछ पैसे तो आ जाते थे, पर हमारा गुजारा हो पाना मुश्किल ही है। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज से मैं फल बेचा करूंगी, पर उस वक्त तक कोई भी औरत इस तरह का काम नहीं किया करती थी। मेरी बात से मेरी माँ सोच में पड़ गई, पर मैंने माँ को समझाया कि अब जब भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। पड़ोस के यादव चाचा के साथ मैं पहली बार फल लेने गई और वहां से ढेर सारे फल लेकर आए और 7:30 बजे अपने ठेले पर फल सजाकर बाजार में जाकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि बाजार में उस वक्त तक कोई दूसरी औरत सामान नहीं बेचा करती थी। मैं ही पहली लड़की थी जो इस काम की शुरुआत की। लोग मुझसे ताज़ा फल रोज खरीदने आया करते थे। मुझे देखकर और भी औरतें बाजार में अब फल और सब्जी बेचने लगी, जिससे मुझे अब ठीक लगने लगा। ठंड का मौसम भी आ रहा था, तो मैंने आज संतरा खरीदा। जब भी मैं मंडी में फल खरीदने जाती हूँ तो पहले एक खाकर देख लेती हूँ। अगर मुझे उसका स्वाद पसंद आए तभी मैं उसे खरीदती हूँ। इसलिए जो लोग मुझसे फल खरीदते हैं वह वापस मेरे पास फल लेने जरूर आते हैं। मैं आज बाजार में संतरा बेच रही थी तो बहुत लोग आकर मुझसे संतरा खरीद कर ले जा रहे थे। तभी एक महंगी कार से 25 साल का नौजवान उतरा। देखने में काफी अमीर लग रहा था और काफी हैंडसम था। जब मेरी दुकान पर आया तो मैंने पूछा, संतरा चाहिए साहब? उसने अपना सनग्लासेस हटाया और कहा, मुझे एक संतरा दे दो। शायद मैं उसकी बात ठीक से सुन नहीं पाई तो मैं 1 किलो संतरा तौलने लगी। उसने कहा, मुझे 1 किलो नहीं 1 पीस संतरा चाहिए। ये सुनकर मैं उसको देखने लगी। यह मेरी जिंदगी का पहला कस्टमर है जो एक संतरा खरीदने के लिए इतनी महंगी कार लेकर आया है। मुझे लगा शायद कंजूस होगा। जब वह पैसे देने के लिए अपना पर्स निकाला तो मैंने उससे कहा, नहीं साहब, इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वह मेरी तरफ देखने लगा और अपने पर्स से 200 रुपए का नोट निकाल कर मुझे थमा दिया। मैंने कहा, साहब मेरे पास तो छुट्टे नहीं है, आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। ऐसे भी संतरा 50 रुपए किलो है, एक का क्या दाम लूं? उसने कहा, बाकी तुम रख लो। ये कहकर वह अपनी कार में बैठ गया और वहां से चला गया। जब तक वह दुकान पे था मैं सांस लेना ही भूल गई थी। ये कैसा हवा का झोंका था जो मेरी जिंदगी में आया और चला गया। घर वापस जाने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोचती रही। उसकी व्हाइट कार और ब्लैक जैकेट और 200 रुपए में एक संतरा खरीदना। अगले दिन मैं फिर से संतरा बेच रही थी तो अचानक फिर से वह नौजवान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आज वह ब्लू कार में और व्हाइट जैकेट पहनकर आया हुआ था। मैं उसकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगी। उसने कहा, मुझे एक संतरा दे दो। मैंने उसे एक संतरा दिया और कहा, आज पैसे देने की जरूरत नहीं है। वह फिर से मुझे देखने लगा और 200 रुपए देकर एक संतरा लेकर महंगी गाड़ी में चला गया। आसपास ढेर सारी संतरे की दुकान थी, पर वह मेरे पास ही अब रोज रोज आकर एक संतरा लेकर जाता और 200 रुपए देकर जाता। मुझे बहुत हैरत होती, लेकिन मैं रोज अब संतरा खरीदने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझसे संतरा लेने आएगा। पूरा ठंड का मौसम ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन मैंने मंडी में देखा संतरा बहुत कम हो चुका है। मैंने एक दुकानदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि मौसम का आखिरी संतरा है। मैं उस 25 साल के नौजवान के बारे में सोचने लगी जो रोज रोज मेरी दुकान में आकर एक संतरा खरीद कर ले जाता है। मैंने कई बार पूछा कि दूसरा फल लोगे, पर उसने कोई और फल लेने से मना कर दिया। उस दिन मंडी से घर लौटकर मैंने 4 किलो संतरा फ्रिज में अलग से रख दिया।
जब वह नौजवान बाजार में आया तो मुझसे संतरा मांगने लगा। मैंने उनसे कहा, साहब बाजार में संतरा अब कम हो गया है, संतरे का मौसम अब चला गया है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर नजर आया। अपने मन में कुछ बड़बड़ाने लगा जो मेरी समझ से बाहर था। काफी घबराया हुआ दिख रहा था और एक संतरा लेकर पैसे देकर वहां से चला गया। और आज मंडी में संतरा कहीं भी नहीं था। जब मैं एक दुकानदार से पूछी तो कहा, अब संतरा नहीं आएगा, तुम दूसरे फल ले लो। आज सारे दूसरे फल लेकर आई थी और फ्रिज से मैंने एक संतरा भी निकाल लिया था। मुझे लगा शायद वह नौजवान फिर से आए और वही हुआ। मेरी दुकान पर जब उसने देखा कि संतरा नहीं है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी तरफ देखकर उसने कहा, संतरा। मैंने कहा, साहब संतरे का मौसम अब खत्म हो गया है, पर मैंने आपके लिए संतरा बचा रखा है। आप कल भी आना, कुछ दिन तो आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर संतरा खत्म हो जाएगा और फिर 8 माह बाद ही संतरा मिल पाएगा। आज मुझे उसने 200 की जगह 400 दिए, पर मैंने लेने से मना कर दिया, पर उसने जबरदस्ती मुझे पैसे देकर संतरा लिया और काफी डरता हुआ अपनी कार के पास चला गया। जब मैं घर आई तो मेरी माँ ने पूछा, तुम इतने सारे संतरे खरीद कर फ्रिज में क्यों रखी हो? मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। वो भी काफी हैरत में पड़ गई। माँ ने कहा, तो उसने तुम्हें 401 संतरे का दिया, अजीब पागल आदमी है। मैं रोज उसके लिए फ्रिज से एक संतरा निकाल कर ले जाती और उसे देती। जब मेरे पास आखिरी 6 संतरे बचे थे तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास अब 6 ही संतरा बचा हुआ है, उसके बाद मैं आपको संतरा नहीं दे पाऊंगी। ये सुनकर वह घबरा गया और मुझे ढेर सारे पैसे निकाल कर दे दिया और कहा, तुम कहीं से भी मेरे लिए 300 संतरे लेकर आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। घबराया हुआ वह वहां से तुरंत ही निकल गया। मैंने जब अपनी माँ से यह बात बताई तो उन्हें तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि क्या आप एक दिन मेरी दुकान संभाल सकती हो, मुझे कुछ जरूरी काम करन है। अगले दिन मेरी माँ भी मेरे साथ दुकान पे आई। जब वह आदमी आया तो मैंने उसे एक संतरा दिया और कहा, और 5 दिन का संतरा बचा है, मैं आपके लिए संतरा खरीदने की कोशिश कर रही हूँ। वह घबराया हुआ अपने ख्यालों में खो गया। मैं देखना चाहती थी वह संतरा का क्या करता है। मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। आखिर वह रोज एक संतरा क्यों खरीदता है और संतरा न मिलने पर उसने क्यों कहा कि मैं मर जाऊंगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम दुकान संभाल लेना, और मैं चुपके से जाकर उसकी गाड़ी की पिछली सीट पे छुप गई। वह इतना डरा और घबराया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी गाड़ी में कोई और छुपा हुआ है। वह गाड़ी चलाकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचा। जब उतरने लगा जल्दी से मैं भी उतर गई और पीछे छुप गई। मैंने देखा वह ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे रेलवे स्टेशन जाने लगी। जब उसने ट्रेन पकड़ी तो मैं भी उसकी बोगी में चढ़ गई और एक जगह पर छुप गई। वह स्टेशन पर उतरा तो मैं भी उसके पीछे पीछे उतरी। वहां से वह चलता हुआ एक पुराने से मंदिर में पहुंचा। मंदिर में जाकर वह किसी साधु से मिला और उन्हें वह संतरा दे दिया और जमीन पर ही लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधु संतरा को लेकर कुछ पढ़ने लगा और उसके बाद उसने एक इंजेक्शन निकाला और संतरे के अंदर उसने इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद उसने उस नौजवान को उठने को कहा और संतरा देकर कुछ बोला। वह नौजवान संतरा का छिलका निकाल कर उसे खाने लगा। अब वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसने गुरुदेव को धन्यवाद किया और वहां से निकलने लगा, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया आखिर माजरा क्या है। वह तो वहां से चला गया, पर मैं उस मंदिर में ही छुपी रही। तभी वहां एक औरत पिंक साड़ी पहन कर आई और साधु बाबा से कुछ बातें करने लगी और उन्हें कुछ पैसे दिए। मैंने उन लोगों की बातें सुन ली थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यहाँ ये सब चल रहा है। अब मैंने ठान लिया था कि मैं उस 25 साल के कस्म की मदद करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ हद तक सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी। अगले दिन भी मैं फ्रिज से एक संतरा निकाल कर अपनी दुकान पे आई। मेरी माँ भी मेरे साथ थी। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि कुछ दिन आपको ठेला संभालना पड़ेगा। आज भी मैंने उस आदमी का पीछा किया और उस आदमी के साथ आज मैं उसके घर तक आ गई।
उसका घर देखकर मैं बिल्कुल हैरत में पड़ गई। वह बहुत अमीर इंसान है, उसके पास ढेर सारी कार थी। उसका बंगला बहुत बड़ा था। लेकिन जब मैं बंगले के अंदर घुसने गई तो चौकीदार ने मुझे वहीं पर रोक दिया। कहा, तुम यहाँ कैसे घुसी आ रही हो? मैंने कहा, साहब मेरे कस्म है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। पर जब उन लोगों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं साहब को आवाज दी। जब उसने मुझे देखा तो मुझे अंदर आने का इशारा किया। उसने कहा, मेरा नाम दिनेश है। मैंने कहा, मेरा नाम सुमन है। उसने कहा, कहो क्या बात है, तुम्हें संतरे मिल गए ना? मैंने कहा, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है, पर अकेले में। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। घर के अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बहुत ही आलीशान घर था। वह मुझे सीधे अपने बेडरूम में ले गए। बेडरूम देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह जैसे ही बेडरूम का दरवाजा बंद किया तो अचानक मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उसने कहा, क्या जरूरी बात करनी है बताओ, तो मैंने कहा कि बैठकर बातें करते हैं। वह अपने बेड पर बैठ गए और मैं नीचे बैठने लगी। वह तुरंत ही मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे साथ बेड पर ही बैठो, नीचे क्यों बैठ रही हो? मैंने कहा, मुझे लगता है आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है और आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा और मुझे सारी बातें बतानी पड़ेगी। उसने कहा, मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेली माँ को लेकर घर पर आ गए थे। पर कुछ ही सालों में मेरे पिता को मालूम चल गया कि मेरी सौतेली माँ बस पैसे के लिए उनसे शादी की है, तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। 8 महीने पहले मेरे पिता की मौत हो गई है तो सारा कारोबार उन्होंने मेरे नाम कर दिया है। लेकिन अचानक ही मेरे कारोबार में बहुत नुकसान होने लगा। मैं बहुत परेशान हूँ तो मैं हमारे खानदान के बाबा के पास गया। मेरे पिता ने बताया था कि जब उन्होंने कारोबार शुरू किया था तब उन्हें बहुत नुकसान हो रहा था। तभी उन्हें बाबा के बारे में पता चला तो वह बाबा के पास जाकर उनकी खूब सेवा करने लगे और बाबा ने उन्हें एक संतरा दिया था और कहा था, ये संतरा खा लो, तुम्हारा कारोबार बहुत बढ़ेगा। लेकिन कहा कि अगर तुमने संतरा खाया तो कारोबार तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए संतरा को तभी खाना जब सच में तुम्हें महसूस कि तुम्हें इसकी जरूरत है। मेरे पिता का कारोबार में इतना नुकसान हो चुका था कि हम सड़क पर आने वाले थे और मजबूरन ही मेरे बाबा ने एक दिन वह संतरा खा लिया। उसके बाद से ही मेरे पिता का कारोबार धीरे धीरे सही होने लगा और मेरी माँ धीरे धीरे बीमार होने लगी और एक दिन मेरी माँ की मौत हो गई। शायद यही वह कीमत थी जिसके बारे में बाबा बात कर रहे थे। और जब मेरे कारोबार में नुकसान हुआ तो मैं भी दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया। बाबा ने भी मुझे एक संतरा दिया और कहा, इसे खा लोगी तो तुम्हारा कारोबार चलेगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर मैंने उनकी बात को इग्नोर किया और वह संतरा खा लिया। मेरा कारोबार तो धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं मरने वाला हूँ तो मैं बाबा के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़ा कि मेरी जिंदगी बख्श दे। उन्होंने मुझसे कहा कि रोज एक संतरा लेकर मेरे पास आ जाना। जब तक तुम रोज मेरे पास एक संतरा लेकर आओगे तब तक तुम जीवित रहोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें रोज कहीं ना कहीं से एक संतरा लेकर आना ही पड़ेगा। दिनेश ने मुझसे कहा, अब तुम भी समझ रही हो ना मैं तुमसे क्यों संतरा मांग रहा हूँ? मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई तुम्हारी सौतेली माँ की तस्वीर है? मेरा सवाल सुनकर वह हैरत में पड़ गया, लेकिन उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई। मैंने कहा कि एक दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया था और मैं उस मंदिर तक पहुंच गई थी जहां बाबा ने तुम्हें संतरा खिलाया था। ये बात सुनकर वह मेरी ओर देखने लगा और कहा, लेकिन क्यों? मैंने कहा, मैं देखना चाहती थी कि तुम संतरे का क्या करते हो और उसके बिना तुम कैसे मर जाओगे। तुम्हारे जाने के बाद भी मैं उस मंदिर में ही छुपी रही। उसके बाद मैं अपना मोबाइल निकाली और उसे एक वीडियो दिखाई, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने जो बताया उसे सुनकर तो उसके होश उड़ गए। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, तुम्हारे पास और कितना संतरा बचा हुआ है? मैंने कहा, मेरे पास 2 संतरा बचा हुआ है। उसने कहा, तुम जाओ यहाँ से, कल मैं तुम्हारी दुकान पर दोनों संतरा खरीद लूंगा। मैं वहाँ से उठ गई और सीधे अपने घर चली आई। इस तरह की घटना मेरे साथ पहले कभी नहीं घटी। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर बैठी हुई थी
तभी वह अपनी कार लेकर आया और मुझसे संतरा खरीद कर अपनी कार में बैठ गया। आज भी माँ साथ थी तो मैं भी उसके साथ कार की पहली सीट पर बैठ गई। वह उस मंदिर के बाबा के पास पहुंच गया और नीचे लेट गया। मैं आज भी छुपकर सब कुछ देख रही थी। तभी बाबा ने इंजेक्शन निकाला और संतरे के अंदर डाल दिया और वह संतरा दिनेश को खाने के लिए दिया। वह संतरा मेरे दिए हुए संतरे से बदल दिया और उसे खाने लगा। जब दिनेश चला गया तो फिर से वह औरत बाबा से मिलने आई और उन्हें पैसे देने लगी और उन्हें कुछ बताने लगी। लेकिन अचानक ही वहां पुलिस आ गई और उन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तभी दिनेश सामने आ गया। दिनेश ने कहा कि आप दोनों का खेल खत्म हो चुका है और आपका दिया हुआ ये संतरा भी मेरे पास है जो मैं पुलिस को दे रहा हूँ। बाबा और उस औरत की आंखें खुली रह गई। दरअसल उसकी सौतेली माँ और बाबा मिलकर संतरे में इंजेक्शन लगाकर स्लो पॉइजन दे रहे थे और भले ही बाबा को रोज उन्हें एक संतरा लाकर दें, लेकिन स्लो पॉइजन से उसकी एक न एक दिन मौत हो जाएगी और पुलिस को शक भी नहीं होगा। इससे सारी प्रॉपर्टी उसकी सौतेली माँ को मिल जाएगी। कारोबार में नुकसान इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसकी माँ ने कंपनी के कुछ लोगों को पैसे देकर खरीद ली थी और अकाउंट में गड़बड़ी करा रही थी। बाबा ने उसके डर का फायदा उठाया और उसे धोखा दे रहा था। उसकी सौतेली माँ ने उसके फैमिली डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लिया था और सिर्फ एक डर की वजह से वह अंधविश्वास के जाल में फंस गया था। दिनेश मुझसे बहुत खुश हुआ और उसने अपनी कंपनी में मुझे नौकरी करने को कहा। उसने मुझे काफी अच्छे पैसे ऑफर किया तो मैं खुशी खुशी उसकी कंपनी में जाने लगी। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया। उसने कहा जब वह पहली बार बाजार में संतरा खरीदने गया था तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ गई थी। उसे मैं पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। यही वजह थी कि वह बार बार मेरी दुकान पर ही संतरा खरीदने आता था। दरअसल मैं भी दिनेश को तभी से मन ही मन पसंद करने लगी थी। शायद इसी वजह से मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया था। हम दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद दिनेश ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ भी हमारे साथ रहे। मेरा भाई जब देखा कि मेरी शादी अमीर घर में हो गई है तो वह भी पीछे पीछे आए, पर हमने उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा क्योंकि जब हमें उनकी जरूरत थी तो उन्होंने पीठ दिखा दी थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। धन्यवाद। शीतल 21 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी। शीतल 2 भाई बहन थे। पहले उसका बड़ा भाई था राज, जो 25 साल का जवान लड़का था। फिर शीतल थी। एक दिन गांव से शीतल के दादा की मौत की खबर आई। ये सुनते ही शीतल की मम्मी पापा ने फैसला किया कि दोनों बहन और भाई को घर पर ही छोड़ दें ताकि घर खाली ना रहे। शीतल ने अपनी माँ से कहा कि बड़े भाई को ही घर पर रहने दो और मुझे भी साथ ले चलो, मगर मम्मी ने ये कहकर शीतल को ले जाने से मना कर दिया कि बेटी, तेरा एग्जाम होने वाला है और तुम्हारे भाई की भी। तुम दोनों साथ में घर पर ही रहो और एग्जाम की तैयारी करो। हमें तो गांव में बहुत दिन लग जाएंगे क्योंकि वहां हमारे सारे रिश्तेदार आए होंगे। काश उसकी मम्मी और पापा उस दिन उसे गांव ले गए होते तो शायद ऐसा दिन ना आता और आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो शीतल ने इतनी गंदी हरकत की। हुआ ये कि शीतल की 12वीं की परीक्षा सर पर थी और बड़ा भाई MA की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। माँ बाप ने दोनों को घर पर छोड़ दिया और खुद गांव के लिए निकल गए। अब शीतल भी अपनी परीक्षा की तैयारी में बिजी हो गई और भाई तो वैसे भी कमरे में घंटों अपनी परीक्षा की तैयारी करता रहता था। पर माँ की जगह शीतल की अब ड्यूटी हो गई थी कि वह बड़े भाई के लिए खाना बनाकर तैयार करे। पहले तो घर के सारे काम माँ ही करती थी। अभी मम्मी और पापा को गए सिर्फ 5 से 6 दिन ही हुए थे कि एक दिन की बात है, राज घर आया और अपने रूम का दरवाज़ा खोला और
किसी को रूम में बैठाकर सीधा किचन में आया। शीतल अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि किचन से जब बर्तन की आवाज़ आई तो वह किचन में गई तो उसने देखा भाई किचन में खाने की प्लेट निकाल रहा है। शीतल ने अपने बड़े भाई को खाना निकालते हुए देखा तो बोली, भाई लाइए मैं निकाल देती हूँ। राज बोला, ठीक है, और ये कहकर वह अपने रूम में चला गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। मैंने खाना प्लेट में लगाकर तैयार कर दिया और अपने भाई के रूम की तरफ खाना लेकर चली गई। शीतल ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया तो राज ने दरवाज़ा खोला और खाने की प्लेट ले ली। शीतल खाना देकर मुड़ ही रही थी कि उसकी नज़र भाई के कमरे में पड़ी। उसको ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में अंदर कोई लड़की है। ये देखकर शीतल चौंक गई, पर अपने भाई को उसने महसूस नहीं होने दिया और राज का वैसे भी ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने पर ही था। और जैसे ही उसने शीतल के हाथ से खाना लिया, शीतल तिरछी नजरों से कमरे में झांक कर देख रही थी और राज उसके जाने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही शीतल मुड़ी, उसने तुरंत दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर ली। शीतल जब किचन में गई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि हमारे घर में वह अजनबी लड़की कौन है और फिर मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही है। किचन भाई के कमरे के बगल में ही था, पर थोड़ी देर में ही शीतल ने अपने आप को समझाया कि शायद मेरी नज़र का ये धोखा होगा, वहम होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई के साथ रूम में कोई लड़की हो। शीतल जितना अपने दिमाग से बात को हटाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही बात उसके दिमाग में घर बना रही थी। शीतल ने सोचा, देखो तो सही कि आखिर मामला क्या है। इतने में फिर राज किचन की तरफ आया और शीतल से बोला, शीतल 2 कप चाय बना दो, मैं और मेरा दोस्त कमरे में स्टडी कर रहे हैं। और मैं जब बाजार से घर आ रहा था तो मैं राशन का सारा सामान ले आया था, पर तुम देख कर बता दो कि कुछ कमी तो नहीं है, नहीं तो बाद में मुझे डिस्टर्ब मत करना। शीतल बोली, ठीक है, अभी मैं 5 मिनट में चाय तैयार कर देती हूँ। शीतल चाय बनाने के साथ साथ आटा भी गूंद रही थी। राज वहीं पास खड़ा चाय बनाने का इंतजार कर रहा था। राज ने शीतल से कहा, तुमको खाना नहीं खाना क्या? शीतल बोली, नहीं भाई, मैं कॉलेज में आज सहेलियों के साथ खाना खा लिया है, इसलिए मैं आटा गूंदने के बाद सोने चली जाऊंगी और शाम को सब्जी बनाऊंगी। इतनी देर में चाय बनकर रेडी हो गई। राज चाय लेकर कमरे की तरफ चला गया, पर शीतल के दिमाग में वह लड़की अटक सी गई थी। अब शीतल ने आटा गूंद लिया था और वह किचन के बाहर चली गई कि शायद भाई के कमरे से गुजरते वक्त अंदर से कुछ आवाज आए, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शीतल का रूम दूसरी मंजिल पर था। शीतल अपने कमरे में जा रही थी, अचानक उसकी हरकत बदलने लगी। दरअसल सीढ़ियों के बगल में ही उसके भाई के कमरे की खिड़की थी और शीतल को जब रहा नहीं गया तो उसने उस खिड़की से झांकने का फैसला किया। शीतल भी ये देखना चाहती थी कि क्या सच में भाई के रूम में कोई लड़की है या फिर उसका ये कोई वहम है। और अब शीतल ने सीढ़ियों पर चढ़कर खिड़की से अपने भाई के कमरे में झांका तो शीतल ने कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल और दिमाग थमसा गया। कमरे के अंदर शीतल का भाई और वह लड़की एक दूसरे के ऊपर थे और कबड्डी खेल रहे थे। शीतल ने दोनों को देखकर अपना आपा खो दिया। शीतल अभी 21 साल की ही थी और शीतल ने पहली बार औरत और मर्द को ऐसी हालत में देखा था। कुछ देर ऐसा देखकर वह सुन पड़ गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ घंटे बाद कुछ आवाज आने लगी तो शीतल की आंख खुल गई। जब वह कमरे से बाहर आकर उसने देखा वह आवाज नहीं बल्कि टेलीफोन की घंटी बज रही थी। शीतल ने नींद में ही फोन उठा लिया। शीतल फोन पर कुछ बोलती उससे पहले उधर से लड़की की आवाज आई और लड़की कहने लगी, राज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है।
ये सुनते ही शीतल समझ गई कि ये वही लड़की है जो सुबह मेरे भाई के कमरे में थी और वह घर जाने के बाद उससे फ़ोन पर बात करने की कोशिश में है। राज अपने कमरे में ही था और जब उसने फ़ोन की घंटी सुनी तो दौड़ते हुए ऊपर आ गया। उसने अपने भाई को ऊपर आता देखा तो तुरंत उस लड़की का फ़ोन काट कर सोने का नाटक करने लगी। टेलीफोन शीतल के कमरे के बाहर ही था और जब राज शीतल के कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा फ़ोन कट हो गया है और शीतल सो रही है, पर शीतल सो नहीं रही थी, वह तो सोने का नाटक कर रही थी। राज ने तुरंत लड़की को फोन लगाया और फोन पर ही गंदी गंदी बातें करने लगे। दिन में वह हरकत और रात की ऐसी बातों ने शीतल को अब अपने आप पर काबू नहीं हो रहा था। रात के 9 बज चुके थे। शीतल ने रात का खाना भी नहीं बनाया था। राज जब बात करके फोन से उठा तो उसने कहा, शीतल उठो, तुमने तो खाना भी नहीं बनाया है, कितना सोओगी। तब शीतल एक्टिंग करते हुए करवट लेकर उठी और बोली, क्या टाइम हो रहा है भाई। उसने कहा, रात के 9 बज रहे हैं, तुम तो घोड़े बेचकर सोई हो, खाना भी नहीं बनाया। अपने भाई की बात सुनकर शीतल ने एक्टिंग की, 9 बज गया है, मैं तो दोपहर में सोई थी, आपने मुझे जगाया ही नहीं। राज ने कहा, जो तुम्हें खाना है वह खा लो, मैं बाहर से पराठा खाकर आया हूँ, सुबह मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। और ये कहकर राज सोने चला गया और शीतल फिर से दिन का वह हादसा और रात की गंदी गंदी बातें सोचने लगी। शीतल के अंदर उसके जिस्म में हलचल हो रही थी। शीतल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था, पर इस उम्र की होने के बावजूद उसे कुछ यकीन नहीं हो रहा था। और अब शीतल धीरे धीरे गलत रास्ते पर चलने लगी थी और अब उसके दिमाग में दिन रात वही बातें गूंजती रहती थी और वह दिन भर अपने भाई के बारे में सोचती रहती थी, आखिर ऐसा करता ही क्यों है। और आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि लड़का हो या लड़की कम उम्र में बहक ही जाते हैं और ये एक ऐसी लत है कि अगर कम उम्र में लग जाए तो वह एक ऐसे जाल में फंस जाता है जो मौत आने तक नहीं छूटता। और इन्हीं सब बातों और सोच की वजह से शीतल ने वह काम कर डाली जो एक सीधी और मासूम लड़की कभी सोच भी नहीं सकती। और अब उसके भाई ने भी खूब फायदा उठाया और रोज सुबह घर खाली देखकर स्टडी के बहाने उस लड़की को रोज लाया करता था। और शीतल भी सीढ़ी की खिड़की से छुप छुप कर वह अपने भाई का खेल देखती रहती थी। और लगातार ऐसा 8 दिन तक चलता रहा। 8 दिनों बाद शीतल के पापा वापस आ गए, क्योंकि शीतल के पापा की ड्यूटी जो थी। शीतल का भाई भी अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा, पर शीतल का अब पढ़ाई से ध्यान धीरे धीरे हटता गया और उसकी जिंदगी बदलने लगी। दरअसल बात कुछ ये है कि इंसान जो चीज देखता है उसे पाने की पूरी कोशिश करता है और यही चीज शीतल के साथ भी हो रही थी। शीतल की मम्मी गांव से नहीं आई थी। रोज सुबह शीतल का भाई कॉलेज और पापा ड्यूटी पर चले जाते थे और शाम को वापस आते थे। शीतल घर में पूरा दिन अकेली रहती थी और वह अपने दोस्तों से मैगजीन लाकर पढ़ा करती थी और वह मैगजीन उसकी उम्र से कहीं ज्यादा रंगीन थी, क्योंकि शीतल की जो उम्र थी उस उम्र में उसे वह मैगजीन नहीं पढ़नी चाहिए थी। पर शीतल ने अब अपना सारा समय इन्हीं सब चीजों में बिताना शुरू कर दिया और अब शीतल की तबाही का रास्ता खुल गया था। शीतल अपनी उम्र से ज्यादा सेहतमंद और हसीन थी। शीतल को उसकी बढ़ती हुई उम्र ने भड़का डाला और नए नए रास्ते पर पहुंचने लगी, जिससे वह अपने सारे शौक पूरे कर सके। और फिर एक दिन घर की छत से ही एक रास्ता मिल गया जिससे वह सारी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। शीतल ने बाहर के कई लड़कों को फंसाने की कोशिश की, पर घर के साथ और समाज का डर सामने आया। शीतल जल्द से जल्द कुछ कर लेना चाहती थी, क्योंकि अगर मम्मी पापा आ जाती तो वह दिन रात चौकीदार की तरह उसके पीछे पड़ी रहती और घर को चेक करना शुरू कर देती है। और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद ऐसा गलत काम करे।
एक दिन की बात है, शीतल कपड़े धोकर छत पर सुखाने गई। शीतल कपड़े फैला ही रही थी कि दो घर छोड़कर उसे एक लड़का नजर आया, जो कि पहले भी शीतल को बहुत से इशारे कर चुका था, पर उस समय शीतल का कोई जवाब नहीं था, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। और आज शीतल ने अपने भाई की वजह से उसे अपनी इज्जत सौंपने वाली थी। लड़का अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था, तब शीतल ने अपने अंधेपन में आकर उस लड़के को इशारा कर दिया। वह लड़का शीतल के इशारे को समझ गया था और जैसे ही शीतल ने उसको इशारा किया और वह बंदरों की तरह छतों को लांघ कर शीतल के पास आ गया। शीतल ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे ले आई और बिना कुछ कहे ही उससे लिपट गई। शीतल के इतना करने पर उसे लगा कि वह लड़का तो मौके की तलाश में होगा, पर उल्टा उस लड़के ने शीतल की बात को समझे बिना ही उसे अधूरा छोड़ दिया। शीतल अभी 21 साल की ही थी और वह शीतल की ऐसी हरकत देखी तो वह लड़का राज का दोस्त भी था। जब उसने मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिए और वहां से शीतल को धमकी देकर चला गया। अगर उसने आइंदा ऐसी हरकत की तो वह उसके भाई से उसकी सारी हरकतें बता देगा, पर उस लड़के के छोड़ने की वजह से शीतल अब भी मानी नहीं थी। आप ये कह सकते हैं कि मानो शेर के मुंह में लग गया हो और वह इससे अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। लड़के के जाने के बाद तुरंत ही राज घर आ गया। शीतल ऊपर कमरे में ही थी, वह कपड़े पहनकर तुरंत नीचे आ गई। तब राज ने शीतल से बोला, कुछ खाने को मिलेगा? शीतल बोली, नहीं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर से ही कुछ ले आओ। और वो अच्छा कहता हुआ चलता बना। शीतल नहाने चली गई। नहा कर निकली तो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे, आखिर उसके शरीर में ऐसी हलचल हो क्यों रही है। ये सब होने के बाद राज बाजार से खाना खाकर वापस आ गया और उसने शीतल को आवाज लगाया। शीतल ने जैसे ही अपने भाई की आवाज सुनी तो तुरंत नीचे आई और उससे लिपट गई। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, और जब शीतल ने दरवाजे की कुंडी बंद कर दी तो उसके समझ में आ गया कि शीतल आखिर उससे चाहती क्या है। और उस दिन दोनों ने अपनी हदें पार कर दी और शीतल ने ऐसी हरकत की कि जिससे भाई बहन के पवित्र रिश्ते में दाग लग गया। और आज जब वह दोनों ऐसा कर रहे थे तभी शीतल की माँ गांव से आ गई और सब कुछ देख लिया। वह बर्दाश्त ना कर पाई और किचन में जाकर उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। और कुछ घंटे बाद जब शीतल के पिता ड्यूटी से लौटे तो अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वह रो पड़े। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर पर पुलिस शीतल और उसके भाई को जेल में ले जाने के लिए तैयार थी। और जब शीतल के पिता को ये बात पता चली तो पुलिस के जाने के बाद उन्होंने भी खुद को मौत के घाट उतार लिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें बच्चों के सामने ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों का मन भटके। हमें रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद दोस्त। जब मैं 15 साल की थी और मेरा 19 साल का सौतेला भाई मेरे साथ ही सोता था और रोज रात को मुझे कोई चीज चुभती थी। उस वक्त मैं नादान थी, लेकिन एक दिन मैं परेशान होकर उस चुभती चीज को पकड़ लिया तो मेरे भाई ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे साथ जो किया, मेरी चीखें निकल गई। मेरा नाम सिमरन है और मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं अब 24 साल की हो चुकी हूँ और बचपन में हुए एक घटना से मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। हॉस्पिटल में मेरी नाइट ड्यूटी लगी हुई है। मैं शाम 7 बजे काम पर आ जाती हूँ और सुबह के 7 बजे घर चली जाती हूँ। एक दिन हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया जिसकी देख रेख की जिम्मेदारी मुझे दी गई। जब मैं उस पेशेंट के पास गई तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे वक्त मानो थमसा गया।
मैं जल्दी से मास्क पहन के अपना चेहरा छुपा लिया और यही उम्मीद कर रही थी कि वह पेशेंट मुझे पहचान ना पाए। ऐसे भी ये पेशेंट मुझे नहीं पहचान पाएगा क्योंकि वह मुझे तब पहचानता था जब मैं 15 साल की थी। एक नर्स ने बताया कि वह किसी के साथ मारपीट करते हुए घायल हुआ है और मैं मन ही मन यही दुआ मांगने लगी कि वह मर जाए। लेकिन किसी पेशेंट के लिए ऐसी दुआ नहीं मांगनी चाहिए। जब वह सोता था तो मुझे लगता था कोई ऐसा इंजेक्शन दे दूं कि वह मर जाए, लेकिन मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकती थी, मेरी नौकरी चली जाएगी। वह पेशेंट जब थोड़ा ठीक हुआ तो मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। मैं अपना चेहरा और बाल छुपा कर रखती थी पर वह मेरी आंखों में घूरता रहता था जैसे कि कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। और मैं यही दुआ मांगती कि वो मुझे पहचान न पाए क्योंकि मेरी जिंदगी का दर्दनाक हादसा वहीं से शुरू हुआ था और उसके बाद मैं एक के बाद एक ठोकरें खाती रही। कुछ दिनों में वह लड़का डिस्चार्ज हो गया। मैं भेस बदलकर उसका पीछा करने लगी। मैं उसके बारे में पता लगाना चाहती थी कि वह कहाँ रहता है और किसके साथ रहता है क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा सौतेला भाई था। जब मैं 13 साल की थी तो मम्मी पापा और मैं एक साथ सुखी परिवार थे, लेकिन तभी एक दिन हमारे पड़ोस में उषा आंटी और उसका बेटा रहने आया। उषा आंटी एक विधवा थी। वे अक्सर हमारे घर पर आ जाती थी और मेरी माँ से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन उस वक्त क्या पता था कि ये औरत और उसका बेटा हमारी जिंदगी पूरी तरीके से नर्क बना देंगे। एक दिन मेरी माँ को बहुत बुखार आ गया और वह बिस्तर पर पड़ गई। बहुत इलाज कराने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हुआ है। मोहल्ले की एक औरत ने कहा कि जरूर ये उषा आपको कुछ मिलाकर खिलाती है। वह अच्छी औरत नहीं है, उसको आपके पति के साथ कई बार बात करते हुए देखा है। एक विधवा औरत जात को पराए मर्द से आखिर क्या काम है। उषा आंटी तो अक्सर घर पर आती है और मम्मी को अक्सर खाना बनाकर खिलाया करती थी। उस औरत की बात से मेरी माँ को शक होने लगा और उषा आंटी का घर पर आना जाना बंद कर दिया। उषा आंटी के हाथ से खाना खाना भी बंद कर दिया और उसके बाद मेरी माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब माँ को लगने लगा था कि जरूर औरत में कुछ गड़बड़ है। कभी कभी उषा आंटी मुझे मिल जाती थी पर मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी क्योंकि क्या पता उनके दिल में क्या है। मैं भी कई बार बाहर पापा को और उसको बात करते हुए देखा था। मेरी मम्मी और पापा में भी अक्सर झगड़ा हो जाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि दोनों में किस बात पे झगड़ा होता है क्योंकि मैं अपने कमरे में सोई थी और उनके कमरे में झगड़े की आवाज आती थी। और एक दिन मेरी मम्मी मर गई। उस वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी। मेरी मम्मी की मौत मेरे लिए एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था पर मुझे ये बात समझ नहीं आई थी कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई क्योंकि मेरे पापा मुझे मेरी मम्मी के करीब नहीं जाने दिए थे। मैं बहुत रोई थी और रो रो कर मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था और कुछ ही दिनों में मेरे पापा ने उषा आंटी से शादी कर ली। वो और उनका बेटा पिंटू हमारे घर पर रहने आ गए थे। मुझे उषा आंटी बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही हमारे परिवार में इतनी मुसीबत आई थी। मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ एक कमरे में सोते थे और मेरे कमरे में मेरे सौतेले भाई को सोने को कह दिया। अब वह मेरे साथ सोने लगा था। मैं उस वक्त एक नादान बच्ची थी और मेरा भाई एक 19 साल का जवान लड़का। मुझे बहुत ही अजीब सा लगता था उसके साथ सोने में, पर हमारे घर में और कमरा नहीं था। मजबूरी में मुझे उसके साथ सोना पड़ता था। कभी कभी उसकी हरकतें देखकर मेरा दम घुटने लगता था। अजीब अजीब गंदी हरकतें करता था। मैंने कई बार कोशिश की अपने पापा को बताने की, पर मेरे पापा उषा आंटी के प्यार में इस कदर पागल थे कि मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन मैंने पापा से कह दिया कि पिंटू भैया जोर जोर से सांस लेते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे उनके साथ नहीं सोना। तो मेरे पापा इस बात पर मुझे डांटते थे और मुझे मेरी मरी हुई मम्मी की याद आने लगती थी जो मुझे बहुत प्यार से रखती थी। उषा मम्मी तो बस मुझे डांटती धमकाती रहती है और घर के कामकाज भी सिखाने लगी थी। कहती थी आज नहीं तो कल तेरी शादी होगी, फिर ससुराल में जाकर तुझे ये सब करना पड़ेगा। उषा मम्मी की एक बात अच्छी थी कि उन्होंने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, पर मैं उनसे बहुत नफरत करती थी। वह बुरी इंसान थी लेकिन शायद इतनी भी बुरी नहीं थी। वह बस मेरे पापा को हासिल करना चाहती थी
और अब मेरे पापा उन्हें मिल चुके थे तो मुझ पर भी कभी कभी रहम दिखा देती थी। वह मुझे स्कूल भी भेजती थी और कहती थी तुझे पढ़ना है, अगर पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो अच्छी जगह शादी भी नहीं होगी। पर रात को वह मेरे पढ़ने के बाद घर का काम करवाती थी। हमेशा यही बोलती थी पहले पढ़ाई करेगी फिर काम करेगी। पर मैं उससे कभी प्यार ना कर सकी, लेकिन कभी भी उनसे बहस नहीं करती थी। एक दिन हिम्मत करके मैं उषा मम्मी को भैया के बारे में बताया। उषा मम्मी ने पूछा भैया तुझे हाथ तो नहीं लगाता? मैंने नामे सिर हिलाया तो उसने कहा तब कोई बात नहीं, देखते देखते। ठंड का महीना आ गया। हमारे घर में एक्स्ट्रा रजाई नहीं थी तो मुझे एक ही रजाई में भैया के साथ सोना था। पर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। जब मैं रात को सोने लगी तो कोई चीज मेरे शरीर में चुभने लगी। अब मैं काफी घबरा गई। मेरी सांस बहुत तेज चलने लगी थी, पर मैं नादान थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज मुझे चुभ रही है। मेरे साथ मेरा भाई ठीक से बात नहीं करता था, मुझे हर वक्त धमकाता रहता। मम्मी पापा के सामने तो सही रहता था पर अकेले में मुझ पर हमेशा चढ़ता था। एक दिन सुबह में लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी तो उषा मम्मी ने ये देखा तो मुझे अलग से बुलाकर पूछने लगी कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? मैंने कहा मेरे पेट और कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर वह काफी चिंतित हो गई थी और मुझे गले लगा लिया था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वह क्यों घबरा रही है। पर अब जब भी मैं रात में सोने जाती तो कोई चीज मेरे पेट में तो कभी मेरी कमर में चुभती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि वह क्या चीज है। मैं काफी घबरा जाती थी और बिल्कुल पसीने पसीने हो जाती थी। सुबह उठती तो मैं घबराई हुई रहती थी। उषा मम्मी मेरे ऊपर नजर बनाए हुए थी और वह अक्सर मेरी तबीयत के बारे में पूछती रहती थी। एक दो बार तो वह मुझे लेडी डॉक्टर के पास भी लेकर गई और मेरा चेकअप करवाया था। मुझे आजकल उनके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी थी, पर उन्होंने इस बारे में मुझे या पापा से कुछ नहीं बोला था। वह मुझसे तरह तरह के सवाल पूछती रहती थी। किसी ने तुझे हाथ तो नहीं लगाया? अगर कोई हाथ लगाया तो मुझे बताना। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और मैं कमजोर होती जा रही थी। मेरे पेट और कमर में दर्द रहता था। मैं 16 साल की होने वाली हूँ, पर मैं खिलने की जगह मुरझाती जा रही थी। जब सोने का टाइम होता तो मैं बहुत घबरा जाती और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी तो मैंने देखा भैया कुछ लड़कों के साथ बातें कर रहे थे। पिंटू भैया जिन लोगों से बातें कर रहे थे वह अच्छे नहीं थे और काफी चिल्ला रहे थे। शायद उनके बीच कोई झगड़ा हो रहा था। मैं घबराई हुई थी, जल्दी से घर आ गई थी। ये बात मैंने मम्मी से कह दी। फिर उषा आंटी और भैया के बीच में ना जाने क्या बात हुई थी कि रात को सोते टाइम भैया मुझ पर चढ़ गया और मुझे धमकाने लगा था और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और मुझे धमका रहा था कि अपने काम से काम रखा करो। मैं उस रात के बाद से भैया की शिकायत करना बंद कर दिया था, लेकिन अब मैं भैया से दूर दूर रहती थी और वह मेरी तरफ ऐसे देखता था जैसे कि मुझे खा जाएगा। उसके अंदर मुझे एक बदलाव नजर आया था। मेरे सामने वह बिल्कुल जंगली हो जाता था और मैं यही सोचती थी कि इस घर पर ऐसे मैं कैसे टिक पाऊंगी। पर एक रात में सो रही थी और फिर से वह चीज मेरी कमर में चुभने लगी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं उस चीज को देखूंगी कि आखिर वह क्या चीज है। तो हिम्मत करके मैंने उस चीज को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगी। तभी भैया लाल लाल आंखें करके मेरे ऊपर चढ़ गए और मेरा मुंह दबा लिया। डर के मारे मेरी हालत बहुत खराब हो गई और मैं चीखने की कोशिश करने लगी, पर उसने मेरा मुंह दबा रखा था और मेरे ऊपर चढ़कर उसने कुछ ऐसा किया कि मेरी रूह कांप उठी। जब उस रात भैया सो गया तो मैं चुपके से उठकर अपना कुछ सामान ली और दरवाजा खोलकर घर से भाग गई। मैं उस असुरक्षित घर को छोड़कर भाग गई जहां मेरे पापा और उषा मम्मी थे, क्योंकि मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा था। मैं रो रही थी और दौड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तभी मुझे ख्याल आया कि पड़ोस के शहर में मेरी मौसी अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। मौसी विधवा थी। मैंने सोचा शायद वह मुझे अपने साथ रख ले। मैं दौड़ती भागती गिरती किसी तरीके से उनके घर पहुंची। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। मौसी मुझे देखकर चौंक
उठी। मैं मौसी के गले लग गई थी और रोने लगी थी और मैंने उन्हें वह सब कुछ बता दिया था जो मेरे साथ हुआ था। पर मौसी के घर की हालत देखकर मुझे समझ आया कि वह बहुत ही गरीबी से दिन गुजारती हैं। मौसा जी की मौत के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उस वक्त उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया और कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था, मौसी अगर मेरे पापा पूछें तो उन्हें मेरे बारे में मत बताना, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरी मौसी भी बहुत रोने धोने लगी और कहने लगी कि बेटी, मैं तो विधवा हूँ, मैं अपने बच्चों का ही पेट नहीं पाल पाती, फिर तुझे कैसे पाल पाऊंगी। मैं तेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तू घर वापस चली जा। पर मैं उस घर में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती थी जहां मेरा सौतेला भाई था। मैंने अपनी मौसी के सामने हाथ जोड़ लिया और कहा कि मुझे किसी के घर पर काम पे लगवा दो, मैं उनके घर रहूंगी और दिन भर काम कर लूंगी। मेरी मौसी ने कहा, तू अभी 16 साल की है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कोई तुझे काम पर रख ले। कुछ दिनों के अंदर मुझे एक घर में काम मिल गया। वह एक नर्स और डॉक्टर का घर था। उसने कहा था कि तुम अभी 18 साल की नहीं हुई हो, इसलिए कोई पूछे तो कहना तुम रिश्तेदार हो। उन्होंने मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया था और कहा था कि तुम्हें 10वीं तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे अपने बच्चों को संभालने का काम दिया था। स्कूल से आने के बाद मैं उनके बच्चों को संभालती थी, जो कि 3 साल का था। मैं वहीं से अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया था और मेरे कपड़ों का इंतजाम भी वही करते थे। बस मुझे उनके बच्चे को संभालना पड़ता था। और जब मैं 22 साल की हुई तो उनका बच्चा भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन नर्स ने बताया कि हमें और काम के लिए किसी की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। घर का नाम सुनकर मैं रोने लगी तो उस नर्स ने पूछा कि क्यों रो रही हो, क्या बात है। तो मैंने सब कुछ बता दिया था जो मेरे घर पर हुआ था। नर्स ने मुझे हॉस्पिटल में आया के काम में लगा दिया और मैंने एक छोटा सा कमरा भी किराए पर ले लिया। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं आगे बढ़ रही थी कि तभी मेरा अतीत मेरे सामने आ गया। मैं अपने सौतेले भाई का पीछा करने लगी थी। उसका पीछा करते करते मैं उसके घर तक पहुंच गई। मेरा सौतेला भाई थोड़ी देर घर पर रहा, फिर बाहर कहीं निकल गया। मौका देखकर मैं कमरे के अंदर गई। वहां देखा मेरी मम्मी पापा बैठकर चाय पी रहे थे। मुझे अपने सामने देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उषा मम्मी तो तुरंत उठकर मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा तू कहाँ चली गई थी, हमने तुझे कितना ढूंढा पर तू हमें नहीं मिली। मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मेरा सौतेला भाई कमरे के अंदर आ गया था। जब उसने मुझे देखा तो कहा, तू वही आया है ना जो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। मेरी सौतेली बहन, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके मम्मी पापा से कहा कि मैं भैया की वजह से ही घर से भागी थी, क्योंकि जब मैं और भैया एक रज़ाई में सोते थे तो कोई चीज़ मुझे चुभती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने जब वह चुभती हुई चीज़ को पकड़ लिया और अपनी और खींचा तो मेरा दिल दहल उठा, क्योंकि वह उसकी बंदूक थी। जब मुझे अपने भाई का राज पता चला तो उसने मेरे ऊपर चढ़कर मेरा मुंह दबा दिया था और कहा था कि मम्मी पापा को इस बारे में बताएगी तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरी माँ का किया था, गोली मार कर तेरी जान ले लूंगा। ये बात सुनकर मेरे पापा उठ खड़े हुए और कहने लगे, तुमने मेरी पत्नी को मारा था, पर क्यों? मैं तो यही समझता था कि उसे चोरों ने गोली मारी थी। उसने कहा उन्हें रास्ते से हटाने के लिए मारा था ताकि आप मेरी मम्मी से शादी कर लो। मेरी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती थी, पर आपने उन्हें ठुकरा दिया था और बार बार उन्हें यही समझाते थे कि आप उनसे नहीं बल्कि मीना से प्यार करते हैं। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मेरे पापा मेरी मम्मी से ही प्यार करते थे, वह उषा आंटी से प्यार नहीं करते थे। भाई ने कहा, इसलिए मैंने उन्हें मारने के लिए उनके खाने में एक दवा मिला दी थी जिससे कि वह बीमार हो गई थी। लेकिन फिर मीना नहीं मरी, मेरी माँ का आना जाना बंद कर दिया, जिससे कि मैं वह दवाई जाके उनके खाने में नहीं मिला सका। उषा मम्मी ये बात सुनकर हैरत में पड़ गई और कहा, तूने उनके खाने में दवाई मिलाया और जब तेरा काम नहीं बना तो उसे गोली मार दी, क्यों किया तूने ये सब कुछ? उसने कहा,
मैंने आपके लिए किया क्योंकि मुझे पता था कि आप अकेली हो और दूसरी शादी करना चाहती हो। उषा रोने लगी और कहा कि मैं तेरी अच्छे से परवरिश नहीं कर पाई। देख सिमरन एक आया बन गई, जबकि उसे घर का आराम तक नसीब नहीं हुआ और तू एक गुंडा, और वो जान बचाती है तो जान लेता है। हमारे घर से अभी के अभी निकल जा और दोबारा कभी यहाँ कदम मत रखना। तुझ में जरा भी शर्म है तो अपना गुनाह कबूल कर ले, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। मेरा भाई गुस्से से घर से चला गया, पर उसने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया बल्कि शहर छोड़कर कहीं भाग गया। मैं उसके बाद से मम्मी पापा के साथ ही रहने लगी थी और आया का काम करती थी। मैं उषा मम्मी को हमेशा गलत समझती रही, लेकिन मेरी सौतेली माँ तो अच्छी इंसान थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरी अच्छे घर में शादी करवा दी। दोस्तों, कहानी जरा भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।